हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वक्रोक्ति और औचित्य पर आधारित टॉपिक रहेगा दोस्तों। क्योंकि हिंदी भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमने बात की थी काव्य लक्षण पर, काव्य प्रयोजन पर, काव्य हेतु और काव्य संप्रदाय। और काव्य संप्रदाय के अंतर्गत दोस्तों हमने रस, अलंकार, रीति और ध्वनि पर आधारित हमारे टॉपिक हो चुके हैं। आज की क्लास हमारा वक्रोक्ति और औचित्य पर आधारित रहेगी। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस रहने वाली हैं वो भरत मुनि का रस सूत्र और उससे व्याख्यान का व्याख्याकार शब्द शक्ति विवेचन, इस पर आधारित हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रवक्ता हिंदी की लगातार प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के अंतर्गत यूके एसएससी और यूके पीएससी संबंधित सभी प्रकार के एग्जाम्स के अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है। इसलिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना रहे। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कवि संप्रदाय के अंतर्गत। तो जो संप्रदाय है, कवि संप्रदाय है, औचित्य और वक्रोक्ति है, क्या है, इस पर हम पहले अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद इसकी डिटेल स्टडी करने के बाद इस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न के द्वारा उसको जो है पूरा कंप्लीटली समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसे सबसे पहले बात आती है काव्य शास्त्र में कवि संप्रदायों का अर्थ और उनकी विचारधाराओं से है। यानी जो काव्य शास्त्र है उसमें क्या होता है कि कवि संप्रदाय जो होते हैं उनकी विचारधाराओं से इसका संबंध होता है। कवि संप्रदाय क्या है? एक विचारधारा है जिसमें कवि या आचार्यों ने काव्य के मूल तत्वों को, उसके उद्देश्य को, रस की भिन्न भिन्न व्याख्या की है। यानी कि अपने अपने आधार पर जो है मूल तत्वों को भी समझाया है, उसके उद्देश्यों को भी समझाया है और रस की भिन्न भिन्न व्याख्या भी इन्होंने की है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में मुख्य 6 संप्रदाय माने जाते हैं। तो जो 6 संप्रदाय हैं दोस्तों उन पर हम बात करेंगे और उसके बाद हम इस पर आगे को बढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले रस संप्रदाय के अंतर्गत है भरत मुनि और आनंदवर्धन, ये इसके प्रवर्तक हैं रस संप्रदाय के। और इसके अलावा जो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दोस्तों वह हैं आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त। आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त दोस्तों ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रीति संप्रदाय या अलंकार संप्रदाय की, तो रीति संप्रदाय के अंतर्गत दोस्तों जो इसके प्रवर्तक हैं प्रमुख आचार्य के रूप में वामन जाने जाते हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए, वामन दोस्तों जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम अलंकार संप्रदाय की बात करें तो अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत भामह हैं और उद्भट हैं। ठीक है, उद्भट जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। इनके अलावा अगर और बढ़ें तो दोस्तों यहाँ पर हमें बात करनी है औचित्य और वक्रोक्ति की। क्योंकि हम इससे पहले रस, ध्वनि, रीति और अलंकार संप्रदाय को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और उस पर आधारित जो है एमसीक्यू प्रश्न को भी अटेंड कर चुके हैं। अब बात करेंगे आज की क्लास का जो मेन है हमारा वो है औचित्य संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के जो प्रमुख प्रवर्तक आचार्य, प्रमुख आचार्य के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों वह हैं क्षेमेंद्र। और वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं वह हैं कुंतक। ठीक है, तो ये दो वक्रोक्ति और औचित्य संप्रदाय के प्रमुख आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करेंगे औचित्य का क्या अर्थ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो औचित्य है, औचित्य का अर्थ होता है कि उचित होना, यानी क्या चीज़ उचित है, अर्थात काव्य में विषय, पात्र, भाषा, भाव और परिस्थिति और रस के अनुकूलता को औचित्य कहा जाता है। यानी कि आप किस भाव से, किस विषय को, किस पात्र को, किस भाषा के साथ, किस परिस्थिति में और रस की अनुकूलता क्या है उसके आधार पर आप उसको प्रस्तुतिकरण करेंगे तो उसको हम औचित्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको औचित्य कहा जाता है। और औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो मुख्यतः हैं क्षेमेंद्र। कौन है? क्षेमेंद्र हैं। और क्षेमेंद्र ये मुख्य प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं और इनका जो ग्रंथ है वो है औचित्य विचार चर्चा।
ठीक है? तो इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? औचित्य विचार चर्चा, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, वो जो हम पहले ही बता चुके हैं कि इनके प्रवर्तक कौन है औचित्य संप्रदाय के? क्षेमेंद्र हैं, आचार्य क्षेमेंद्र, ठीक है? एक क्षेमेंद्र ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, ये, ठीक? आचार्य क्षेमेंद्र इसके प्रवर्तक हैं और प्रमुख आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। और जो वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, वो कौन है? कुंतक हैं। ठीक है? तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो मुख्य विचार क्या हैं दोस्तों? इनके मुख्य विचार हैं, जहाँ जो बात उपयुक्त हो वहीं कही जाए, वही काव्य में शोभा लाती है। यानी कि कोई भी विचार हो, कोई भी बात हो, वो जिस परिस्थिति पर फिट बैठती है, उसी परिस्थिति के अनुसार बोला जाना ही उसको उचित माना जाता है। उसको मतलब अनर्गल तरीके से अन्य जगहों पर अगर उस वाक्य को हम रखते हैं, तो वो जो है अर्थहीन हो जाता है और उसका जो है कोई भी एक अच्छी मीनिंग नहीं निकलती। तो इस हिसाब से जो है ये चीज़ मेन औचित्य के अंतर्गत आती है दोस्तों, ठीक है? तो जहाँ जो बात उपयुक्त हो उसको वहीं कहा जाए, यही काव्य में शोभा लाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हास्य रस में गंभीर शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो अनुचित माना जाएगा, ठीक है? तो अगर कहीं पे जैसे किसी वाक्य के अंतर्गत हास्य रस है और उसमें हमने कोई गंभीर बात को भी इंक्लूड कर दिया, तो वो क्या होगा कि वो परिणाम रहित होगा। ठीक है? तो उसका क्या होगा? वो उस काव्य की शोभा नहीं बढ़ाएगा, काव्य में जो है वो कुंठित कर देगा काव्य को, ठीक है ना? तो ये मेन चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है? तो औचित्य जो होता है, औचित्य का मतलब होता है काव्य में सामंजस्य बिठाना। फाइनली आप समझ लीजिए कि काव्य में सामंजस्य, संतुलन और सौंदर्य उत्पन्न करना ही औचित्य का अर्थ है, ठीक है? तो ये मेन चीज़ होती है दोस्तों, ठीक? अब बात करेंगे हम वक्रोक्ति की। वक्रोक्ति का क्या है दोस्तों कि वक्रोक्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति की चमत्कारपूर्ण वक्रता, ठीक है? तो जो अभिव्यक्ति है, उसको चमत्कारपूर्वक किया जाए, अर्थात किसी बात को सीधा न कहकर चमत्कारपूर्ण ढंग से कहना ही वक्रोक्ति कहलाता है। कोई भी प्रस्तुतिकरण है, किसी बात को रखना है, तो उस बात को सीधा नहीं रखकर क्या करना है, उसको चमत्कारपूर्वक ढंग से कहने की बात कहने को ही वक्रोक्ति नाम दिया जाता है दोस्तों, ठीक है? तो ये इसका अर्थ है। अब जो वक्रोक्ति है, इसके प्रवर्तक कौन है, इस पर हम बात करेंगे। वक्रोक्ति के प्रवर्तक दोस्तों आचार्य कुंतक हैं और इनका जो ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है। तो वक्रोक्ति के प्रवर्तक कौन है? आचार्य कुंतक हैं और इनके जो ग्रंथ है उसको वक्रोक्ति जीवितम के नाम से जाना जाता है। इनका जो मुख्य विचार रहा है दोस्तों, वो है काव्य की आत्मा। वो मानते हैं कि काव्य की जो आत्मा है वो वक्रोक्ति है। वो जो है आचार्य जो इनके हैं कुंतक, वो मानते हैं कि काव्य की वक्रोक्ति जो है काव्य की आत्मा है। अगर आपको काव्य को एक विशेष ढंग से प्रस्तुत करना है, तो उसमें वक्रोक्ति का लोप होना ज़रूरी है, ये बात इन्होंने कही है। लेकिन इन्होंने वक्रोक्ति के 6 प्रकार बताए हैं दोस्तों, तो किस प्रकार के कौन से 6 प्रकार होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। वक्रोक्ति के मुख्यतः जो 6 प्रकार हैं दोस्तों, पहला है वर्ण विन्यास वक्रता। क्या है? वर्ण विन्यास वक्रता होती है। दूसरा पद पूरण वक्रता इसके अंतर्गत होती है वक्रोक्ति के अंतर्गत। पद पूरण वक्रता, ठीक है? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूरण वक्रता, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों पद विन्यास वक्रता भी है, ठीक है? पहला वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा पद पूरण वक्रता, थर्ड है पद विन्यास वक्रता, चौथा है वाक्य विन्यास वक्रता, ठीक है? वाक्य विन्यास वक्रता भी इसके अंतर्गत है। और इसके अलावा है दोस्तों अर्थ वक्रता, ठीक है? अर्थ वक्रता भी इसके अंतर्गत वक्रोक्ति के 6 प्रकारों के अंतर्गत अर्थ वक्रता को भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो है वो है प्रकरण वक्रता, ठीक है? तो वक्रोक्ति के टोटल कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार हो गए। पहला वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा पद पूरण वक्रता, थर्ड है पद विन्यास वक्रता, चौथा है वाक्य विन्यास वक्रता, पांचवा है अर्थ वक्रता, छठा है प्रकरण वक्रता। तो ये 6 वक्रोक्ति विन्यास के 6 भाग हैं। इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? जैसे इसका उदाहरण अगर हम ले लें तो क्या होगा? कुचेल का तन धूलि भरा, मन मोहित भरपूर। यहाँ मन मोहित भरपूर कहकर चमत्कारपूर्ण ढंग से उसके भावना के को व्यक्त किया गया है, ठीक है? तो ये मेन है। कुलेच का तन धूलि भरा, मन मोहित मन मोतिन भरपूर।
ठीक है? जहाँ मन मोतिन भरपूर कहकर क्या कर दिया, उस कुलेज के तन को धूलि भरा जो है, उसको जो है चमत्कारपूर्ण ढंग से भावना व्यक्त की गई है दोस्तों। ठीक है नहीं? तो ये है आपके वक्रोक्ति का मेन पॉइंट, ठीक है? किसी बात को चमत्कारपूर्ण ढंग से कहना, इसे ये वक्रोक्ति कहलाता है। और साथ ही वक्रोक्ति को कुंतक, इसके जो है आचार्य हैं कुंतक, ठीक है? ये हमने बताया। और इनका जो ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम के नाम से जाना जाता है। और साथ ही वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा भी कहा गया है दोस्तों, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और साथ ही जो है वक्रोक्ति के 6 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से 6 प्रकार हैं, एक बार रिपीट करा देते हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूरण वक्रता, पद विन्यास वक्रता, वाक्य विन्यास वक्रता, अर्थ वक्रता और प्रकरण वक्रता। ये टोटल वक्रोक्ति के 6 प्रकार होते हैं दोस्तों। और इसके जो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो वह है कुचेल का तन धूलि भरा, मन मोतिन भरपूर। यानी कि यहाँ मन मोतिन भरपूर कहकर चमत्कारपूर्ण ढंग से भावना व्यक्त की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अब बात करते हैं इस पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, काव्य की आत्मा औचित्य को किस आचार्य ने माना है? तो किस आचार्य ने काव्य की आत्मा औचित्य को माना है दोस्तों? तो यहाँ पर हमने अभी बात की थी कि जो क्षेमेंद्र हैं और कुंतक हैं, तो कुंतक ने तो वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है, और औचित्य को जो काव्य की आत्मा माना है वो आचार्य क्षेमेंद्र ने माना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आता है कि काव्य की आत्मा वक्रोक्ति को किस आचार्य ने माना है, तो वहाँ पर कुंतक नहीं आता, वहाँ पर क्षेमेंद्र नहीं आता, वहाँ पर कुंतक का नाम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो वक्रोक्ति जीवितम जो ग्रंथ है दोस्तों, उसके इसकी रचना किसने की है? ऑप्शन है भामह, कुंतक, आनंदवर्धन या वामन। तो वक्रोक्ति जीवितम जो ग्रंथ है दोस्तों, इसके रचनाकार हैं कुंतक। कौन है? कुंतक हैं, क्योंकि ये वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित हैं और इसके आचार्य जो है कुंतक हैं। तो इन्होंने ही वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? तो औचित्य विचार चर्चा जो ग्रंथ है दोस्तों, इसका संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन है रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय या रस संप्रदाय। तो औचित्य विचार चर्चा जो ग्रंथ है, इसका संबंध जो है वह है औचित्य संप्रदाय से। किससे? औचित्य संप्रदाय से इसका संबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है, यह कथन किसका है? अब काव्य की आत्मा वक्रोक्ति को जो है किसने माना है? ऑप्शन है कुंतक, क्षेमेंद्र, वामन या आनंदवर्धन। तो काव्य की आत्मा वक्रोक्ति जो माना है दोस्तों, वो माना है कुंतक ने। ठीक है, तो इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हालांकि ये वक्रोक्ति और जो है आपका औचित्य पर आधारित हमारा टॉपिक है, तो इसलिए लगातार क्वेश्चन इसमें रिपीट होते रहेंगे दोस्तों। सेम टाइप्स के होंगे लेकिन थोड़ा हट के क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप इनको पूरे क्वेश्चन को ज़रूर वॉच करें। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि एक माइंड में पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, और ये टॉपिक आपका कंफर्म हो जाएगा आपके आगामी प्रवक्ता एग्जाम्स के लिए या किसी भी अन्य प्रकार की एलटी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, औचित्य का अर्थ क्या है? अब औचित्य से क्या मतलब होता है दोस्तों? चमत्कारिक भाषा बिल्कुल गलत है। उपयुक्तता या उचितता। तो औचित्य का मतलब दोस्तों यही होता है कि उपयुक्त जहाँ पर है, यानी कि जहाँ पर जो वाक्य लग रहा है, जिस वाक्य को काव्य के आधार पर जगह मिल रही है, वही वाक्य को बोलना, उसी जगह पर उसको बोलना, यही औचित्य है। तो यही उपयुक्तता या उचितता का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वक्रोक्ति जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शन है संकेत, सुंदरता, वक्र ढंग से कही गई बात या औचित्यपूर्ण विचार। तो वक्रोक्ति का शाब्दिक जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है वक्र ढंग से कही गई बात।
इसको वक्रोक्ति कहा जाता है, ठीक है? वक्रोक्ति का मतलब है वक्र ढंग से कही गई बात, ये इसका सही आंसर बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि शाब्दिक अर्थ अगर बात करें, वैसे अर्थ इसका अलग है, बट शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वक्र, वक्राकार स्थिति में कही गई उक्ति, उक्ति मतलब होता है बात, ठीक है? तो ये इसका है, वक्र यानी कि वक्र ढंग से कही गई बात को वक्रोक्ति कहा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, काव्य में रस ही आत्मा है, यह मत किस संप्रदाय का है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जिस काव्य में रस ना हो वो काव्य जो है प्रसिद्ध नहीं हो सकता। उस काव्य की रचना जो है यूज़फुल नहीं हो सकती, क्योंकि रस का होना ज़रूरी है, आनंदमय करना, ठीक है ना? तो काव्य में रस ही आत्मा है, ये किस संप्रदाय का मानना है? तो ऑब्वियसली ये रस संप्रदाय की ओर से ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? अगला प्रश्न है दोस्तों, औचित्य संप्रदाय के अनुसार काव्य की शोभा किससे होती है? तो औचित्य संप्रदाय के अनुसार काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? ऑप्शन है भाषा से, रस से, औचित्य से या रीति से। तो औचित्य संप्रदाय के अनुसार जो काव्य की शोभा होती है वो किसके अंतर्गत होती है? वो औचित्य से होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, अलंकार ही काव्य की आत्मा है, यह किसका मत है? तो अलंकार को काव्य की आत्मा किसने माना है? ऑप्शन है भामह, कुंतक, क्षेमेंद्र या वामन। तो अलंकार को काव्य की आत्मा जो माना गया है दोस्तों, भामह के द्वारा माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। काव्य की आत्मा के रूप में भामा ने माना है कि अलंकार जो है काव्य की आत्मा है। तो ये अलंकार संप्रदाय के आचार्य रहे हैं भामा, और इन्होंने जो है अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। यानी कि जो जिस संप्रदाय के आचार्य रहे हैं, उन्होंने अपने संप्रदाय को ही जो है काव्य की आत्मा कहा है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, वक्रोक्ति के कितने प्रकार माने गए हैं? अगर हम वक्रोक्ति की बात करें दोस्तों, कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो वक्रोक्ति के टोटल दोस्तों यहाँ पर हैं 6 प्रकार। कितने हैं? 6 प्रकार के वक्रोक्ति माने गए हैं, जिनको हमने विशेष तरीके से आपको बता दिया है व्याख्यान के अंतर्गत। आप पूरे क्लास को वॉच करिए अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वक्रोक्ति के टोटल 6 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, औचित्य विचार का प्रतिपादन किस ग्रंथ में हुआ है? तो औचित्य विचार का जो प्रतिपादन किया गया है वो किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन है काव्य अलंकार, औचित्य विचार चर्चा या वक्रोक्ति जीवितम या काव्य प्रकाश। तो औचित्य विचार का जो प्रतिपादन हुआ है दोस्तों, वो हुआ है औचित्य विचार चर्चा के अंतर्गत। औचित्य विचार चर्चा के अंतर्गत दोस्तों ये जो है औचित्य विचार का प्रतिपादन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, वक्रोक्ति किस भाषा विशेषता पर आधारित है? तो वक्रोक्ति की जो भाषा विशेषता है, किस भाषा विशेषता पर आधारित है? ऑप्शन है सरलता, सौंदर्यपूर्ण वक्रता, व्याकरणिक शुद्धता या शब्द संख्या। तो वक्रोक्ति जो है वो विशेषता जो है वो सौंदर्यपूर्ण वक्रता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औचित्यम नाम शोभायाः मूलम, औचित्यम नाम शोभाया मूलम, यह किस आचार्य का मत है? तो कौन सा आचार्य ने जो है औचित्यम नाम शोभाया मूलम कहा है? तो ये हैं दोस्तों क्षेमेंद्र, क्योंकि क्षेमेंद्र दोस्तों औचित्य संप्रदाय के जो है आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों वह है वक्रोक्ति जीवितम। क्या है? वक्रोक्ति जीवितम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ के रूप में जाना जाता है वक्रोक्ति जीवितम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न है, कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति का संबंध काव्य के किस अंग से है? कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति का संबंध काव्य के किस अंग से है? ऑप्शन है रस से, अर्थ से, भाषा और अभिव्यक्ति से या रीति से। तो कुंतक के अनुसार जो वक्रोक्ति का संबंध है दोस्तों वह है भाषा और
अभिव्यक्ति से, यानी कि भाषा और अभिव्यक्ति को महत्व दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, वक्रोक्ति जीवितम काव्यम यह किसका मत है? तो वक्रोक्ति जीवितम काव्यम ये किसका मत है? ऑप्शन है भामह, कुंतक, वामन या क्षेमेंद्र। तो वक्रोक्ति जीवितम काव्यम ये जो मत है दोस्तों, ये है कुंतक का। किसका मत है? कुंतक का मत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, औचित्य के बिना काव्य कैसा होता है? अगर हम बात करें औचित्य के बिना काव्य कैसा होगा, तो बहुत ही नीरस रहेगा, ठीक है ना? तो अश्राव्य, असुंदर, असंगत या उपयुक्त। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, अश्राव्य शब्द भी ठीक नहीं है, असुंदर भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे असंगत। अगर अगर हम वाक्य के अंतर्गत औचित्यपूर्ण शब्दों को अगर नहीं रखते हैं, तो उसके काव्य की सुंदरता नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति को हम असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सा औचित्य का अंग नहीं है? तो कौन सा औचित्य का अंग नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है पात्र, भाषा, रस या उपमा। तो कौन सा औचित्य का अंग नहीं है, ये पूछा गया है। तो पात्र बिल्कुल औचित्य का रंग जो है अंग के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा भाषा भी होनी ज़रूरी है और रस का भी उसमें ओतप्रोत होना चाहिए। बट यहाँ पर जो है उपमा, उपमा ज़रूरी नहीं है कि औचित्य के रूप में हम उपमा को लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक किन्हें माना गया है? ऑप्शन है कुंतक, क्षेमेंद्र, भामह या वामन। तो औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों, वह हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति में वक्र शब्द का क्या अर्थ है? वक्रोक्ति में वक्र जो शब्द है दोस्तों, वक्र का मतलब होता है तिरछा, इस तरीके से, ठीक है? तो ये लाइनें जो है वक्र कहलाती है। तो तिरछा, सीधे सीधे इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। वक्रोक्ति में जो वक्र शब्द का अर्थ होता है वो तिरछा होता है दोस्तों, ठीक है ना? अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य में औचित्य का कार्य क्या है? अगर हम काव्य के अंतर्गत बात करें दोस्तों, औचित्य का क्या कार्य होता है? चमत्कार बढ़ाना, रस की रक्षा करना, शैली को सरल बनाना या उपमा को बढ़ावा देना। तो काव्य में जो औचित्य का कार्य होता है दोस्तों, वह है रस की रक्षा करना। तो रस की रक्षा करना ही औचित्य का कार्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वक्रोक्ति किससे उत्पन्न होती है? तो वक्रोक्ति किससे उत्पन्न होती है? रीतियों से, या कवि की कल्पना शक्ति से, छंद से या रस से? तो वक्रोक्ति की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, वो कवि की कल्पना शक्ति से उत्पन्न होती है वक्रोक्ति। कवि की जो कल्पना शक्ति है, जो सोचने विचारने की शक्ति है, उससे जो दोस्तों वक्रोक्ति की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा रीति है, यह मत किसका है? अब काव्य की आत्मा रीति है, यह ये किसने कहा था? तो रीति संप्रदाय के लोगों ने ये बात कही थी। तो रीति संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हैं वामन। तो ये याद रखिएगा कौन से संप्रदाय के आचार्य कौन हैं। तो इससे संबंधित आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएंगे, जिसका हमने पूरा डिटेल्स इससे पहले क्लास में हमने चर्चा की है कि कौन से संप्रदाय के आचार्य कौन हैं। और अभी भी हमने जो जब क्लास स्टार्ट किया, तो 6 के 6 आचार्यों के नाम बताए हैं और उन पर आधारित संप्रदाय की बात कही है। तो दोनों क्लासेस के अंतर्गत पूरा इंक्लूड किया गया है। और बहुत अच्छी आपके जो है 2-3 क्वेश्चनों की तैयारी इन 2 क्लासेस से हमारी आसानी से आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि काव्य की आत्मा जो रीति को कहा है, वो कहा है वामन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, वक्रोक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है? तो वक्रोक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन है वर्ण विन्यास वक्रता, पद विन्यास वक्रता, रस वक्रता या प्रकरण वक्रता। तो वक्रोक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, अगर हम वर्ण विन्यास वक्रता की बात करें, ये भी इसका एक प्रकार है, पद विन्यास भी है, प्रकरण वक्रता भी है, बट रस वक्रता जो है वक्रोक्ति का एक प्रकार नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, औचित्य संप्रदाय काव्य के किस गुण को प्रधान मानता है? तो औचित्य संप्रदाय की अगर हम बात करें, तो ये काव्य के किस गुण
की प्रधानता को मानता है। ऑप्शन है अलंकार, सामंजस्य, रस या रीति। तो औचित्य संप्रदाय जो है, ये सामंजस्य को ही जो है प्रधान मानता है, ठीक है? औचित्य का मतलब ही सामंजस्य होता है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है एग्जाम में किसी प्रकार से भी घूम के आए, आपको उसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है माइंड में, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। कविता में जो कुछ भी उपयुक्त न हो वह दोष है, यह विचार किसका है? अगर कोई भी कविता आप गा रहे हैं या कोई कविताएं लिख रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी उपयुक्त ना हो तो यह दोष है। ये विचार किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों क्षेमेंद्र ने। क्षेमेंद्र ने दोस्तों अपनी बात कही थी कि उपयुक्तता को महत्व दिया था, यानी कि औचित्य को, ठीक है ना? और अगर वक्रोक्ति और औचित्य की अगर हम बात करें तो दोनों का यूज इसमें होता है। तो क्षेमेंद्र ने ये विचार दिया था कि अगर कविता में कुछ भी उपयुक्त ना हो तो उसको हम दोष के रूप में मान सकते हैं, ठीक है? यानी कि गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वाक्य गलत जगहों पे जो है जहाँ पर जिस प्रकार के वाक्य की जरूरत है, अगर हम जो है हास्यप्रद अगर कोई कविता या कोई रचना हो रही है, अगर हम उसमें कठोर शब्दों का प्रयोग करें तो वो जो है दोषपूर्ण माना जाता है, ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल भी इसमें दिया था। अगला क्वेश्चन है, कुंतक का मत किस पर बल देता है? तो कुंतक ने जो अपना महत्व दिया है, किस चीज़ को दिया है? उन्होंने काव्य के चमत्कार को महत्व दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये काव्य को चमत्कार तरीके से प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, औचित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो औचित्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ये होता है रस में संतुलन रखना। यानी कि औचित्य का अर्थ है कि अगर आप काव्य की रचना कर रहे हैं तो रस में संतुलन रखना है, यानी कि कवि पाठक जो पढ़ने वाला होगा, यानी कि जो पढ़ रहा है उसको उसको जो है रसानुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, ठीक है? तो ये औचित्य का मुख्य उद्देश्य, इसमें संतुलन बनाए रखना ही मेन काम होता है। अगला है, वक्रोक्ति संप्रदाय के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के अंतर्गत जो काव्य की आत्मा है दोस्तों, वक्रोक्ति ही होगी, क्योंकि वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित है, तो वक्रोक्ति को ही इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, और अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन है, औचित्य संप्रदाय किस काल में विकसित हुआ है? तो औचित्य जो संप्रदाय है दोस्तों, ये किस काल में विकसित हुआ है? ऑप्शन है आचार्य काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या वेद काल। तो दोस्तों हमने बात की थी कि हर संप्रदाय के एक एक आचार्य जरूर हैं। तो ये जो औचित्य संप्रदाय है, ये भी जो है औचित्य है, वक्रोक्ति है, रस है, रीति है, ठीक है, अलंकार है, सभी प्रकार के संप्रदाय हैं, सभी के जो है आचार्य हैं। तो इसलिए जो है ये जो विकसित हुए हैं, ये आचार्य काल के अंदर विकसित हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी, और आपको जो है प्रवक्ता की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, और साथ ही आप लगातार हमारी क्लासेस से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको जैसे ही प्रवक्ता का नोटिफिकेशन जारी होता है, पुनः जो है क्लासेस का उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन आपको अवश्य कराएंगे। ये हमारा जो सिलेबस अभी तक प्रवक्ता का मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको आपको लगातार अपडेट करा रहे हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग। हालाँकि जो आगामी आने वाला सिलेबस है वो भी पूरा यही है, इसमें थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा, और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक विशेष कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमको काफ़ी हेल्प और मोटिवेशन दिन मिलता है, जिससे हम अन्य क्लासेस के लिए जो है लगातार अपडेट्स कर पाते हैं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।